कर्नाटक में कांग्रेसी नाटक चरम पर है। जमीन घोटाला मामले में फंसे सिद्धरमैया ने अब तक अपना इस्तीफा नहीं दिया। इतना ही नहीं, नए सीएम पद के लिए नए नाम सामने आते जा रहे हैं। हद तो तब हो गई जब 93 साल के एक विधायक ने सीएम पद पर अपना दावा ठोक दिया। हालांकि कांग्रेस ने मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को बदले जाने के संबंध में अब तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन अमेरिका में राहुल गांधी की डीके शिव कुमार से मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म है। मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारों में नया नाम 93 साल के विधायक शमनूर शिवशंकरप्पा का है। उन्होंने कहा कि अगर हालात ऐसे बनते हैं तो वे शीर्ष पद के लिए दावा पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि ये आलाकमान का तरीका है, जिसके पास जीतने वाले सबसे ज्यादा विधायकों का समर्थन होता है वो मुख्यमंत्री बनता है। अगर ऐसी स्थिति बनी तो मैं भी दावा पेश करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। दरअसल मौजूदा सीएम सिद्धरमैया जमीन आवंटन घोटाला मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। इससे पहले भी कई नेता मुख्यमंत्री पद के लिए संकेत दे चुके हैं। खास बात यह कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद सीएम पद के लिए कथित तौर पर खासी रस्साकशी शुरू हुई थी और उस दौरान सिद्धरमैया और मौजूदा उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करते देखा गया था। एमबी पाटिल, आरवी देशपांडे, गृहमंत्री जी परमेश्वरा और सतीश जरकीहोली ने संकेत दिए हैं कि अगर सिद्धरमैया पद छोड़ते हैं तो उन्हें दावा पेश करने में दिलचस्पी है। इसके अलावा अटकलें डिप्टी सीएम शिव कुमार जी की भी हैं, जो हाल ही में अमेरिका में राहुल गांधी से मिले। शिवानंद पाटिल जैसे कई नेता उनके नाम का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने लिखा था कि अपनी पत्नी उषा के साथ वॉशिंगटन डीसी में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। कांग्रेस नेताओं के एक समूह ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर उनसे पार्टी के उन नेताओं और राज्य के मंत्रियों को चेतावनी देने को कहा है जो कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति में मुख्यमंत्री पद की आकांक्षा रखे हुए हैं। पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में वर्तमान एवं पूर्व सांसद और कुछ पूर्व मंत्री शामिल हैं। उन्होंने राहुल गांधी से इस बारे में भी निर्देश जारी करने का आग्रह किया कि वे कांग्रेस और कर्नाटक के हित को ध्यान में रखते हुए भविष्य में कोई हानिकारक बयान न दें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने वाले कांग्रेस इकोसिस्टम में शामिल उद्धव ठाकरे ने सीधे सीधे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने चंद्रचूड़ की निष्पक्षता पर भी गंभीर आरोप लगाए। असल में डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर गणेश पूजा में शामिल होने के लिए पीएम मोदी गए हुए थे। गणपति जी की पूजा में पीएम मोदी का जाना उद्धव ठाकरे की पार्टी को बेहद नागवार गुजरा। संजय राउत ने तो सीजेआई को शिवसेना से जुड़े मामले से अलग होने की नसीहत तक दे दी। राउत ने सवाल ऐसे समय में उठाए जब एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीजेआई के आवास पर पहुंचे थे और गणेश पूजा में शामिल हुए थे। इसके अलावा कई वकीलों ने भी इस मीटिंग पर सवाल उठाए, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने इसे सिर्फ पूजा में शामिल होना करार दिया। पीएम मोदी ने इससे जुड़ी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने लिखा कि सीजेआई न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ जी के आवास पर गणेश पूजा में शामिल हुआ। भगवान श्री गणेश हम सभी को सुख, समृद्धि और अद्भुत अद्भुत स्वास्थ्य प्रदान करें। इस बात पर भड़के संजय राउत ने पीएम मोदी के सीजेआई के घर जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देखिए, ये गणपति जी का त्योहार है। प्रधानमंत्री अब तक कितने लोगों के घर गए हैं मुझे जानकारी नहीं। दिल्ली में कई स्थानों पर गणेश त्योहार मनाया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मुख्य न्यायाधीश के घर पर गए और प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश ने साथ मिलकर आरती की। उन्होंने कहा कि भगवान के बारे में हमें इतना पता है कि अगर संविधान के रक्षक इस तरह से राजनेताओं से मिलेंगे तो लोगों को शक होगा। उन्होंने कहा, एक केस में पार्टी प्रधानमंत्री की मुख्य न्यायाधीश के साथ ऐसे करीबी होकर बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीते 3 सालों से एक के बाद एक तारीखें दी जा रही हैं, एक अवैध सरकार चल रही है। उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना को तोड़े जाने पर सवाल उठाए। राउत ने सीजेआई चंद्रचूड़ को महाराष्ट्र सरकार से जुड़े केस से हटने की सलाह दी और राउत ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी परंपरा है कि ऐसे मामलों में अगर जज और पार्टी का कोई संबंध होता है तो वे खुद को केस से अलग कर लेते हैं। अब मुझे लगता है कि चंद्रचूड़ साहब खुद को इससे अलग कर लेना चाहिए उन्हें। शिवसेना यूबीटी के नेता सुनील प्रभु ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले को चुनौती दी। प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा कि ठीक है, त्योहार के बाद उम्मीद है कि सीजेआई महाराष्ट्र में संविधान के अनुच्छेद 10 के उल्लंघन पर सुनवाई को ठीक समझेंगे, लेकिन चुनाव तो बस आ ही गए, ये अगले दिन के लिए स्थगित की जा सकती है। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी मोदी के सीजेआई के आवास पर जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हैरानी है कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने निजी मुलाकात के लिए मोदी को अपने घर पर बुलाया। इससे न्यायपालिका के लिए बुरे संकेत मिलते हैं। न्यायपालिका, जिस पर कार्यपालिका से नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है और सुरक्षा सुनिश्चित करती है, सरकार संविधान के दायरे में रहकर काम करे। यही वजह है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में दूरी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता बीएल संतोष ने पीएम मोदी के सीजेआई के आवास पर जाने
के विरोधियों पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि रोना शुरू हो गया। इन वामपंथी उदारवादियों के लिए शिष्टाचार, सौहार्द, एकजुटता, देश की यात्रा में सहयात्री, ये सब अभिशाप है। ये सामाजिक मिलना जुलना नहीं था। गणपति पूजा को पचा पाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने एडवोकेट इंदिरा जयसिंह पर सवाल उठाए थे। जयसिंह ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को टैग करके सीजीआई से इस मुलाकात की सार्वजनिक रूप से निंदा करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि इसके चलते सीजीआई की स्वतंत्रता पर से भरोसा उठ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सांसद राशिद इंजीनियर के तिहाड़ जेल से रिहा होकर श्रीनगर पहुंचते ही जम्मू कश्मीर की सियासत में उफान आ गया। उमर अब्दुल्ला ने कह डाला कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बन सकती है। महबूबा मुफ्ती को भी इसी बात का डर सता रहा है। वजह घाटी में निर्दलीय उम्मीदवारों की दमदार मौजूदगी से दोनों नेताओं को वोट के कटने का डर है। अगर वोट बटे तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। राशिद इंजीनियर ने बारामूला में जिस तरह उमर अब्दुल्ला को चुनाव हरा दिया था और अब फिर से इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, उससे चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। राशिद इंजीनियर ने कहा कि ये मेरी जमीन है। मैं किसी उमर अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती के आरोपों की परवाह नहीं करता। मैं वो जंग लड़ रहा हूं जो महबूबा और उमर लड़ ही नहीं सकते। उनसे बहुत बड़ी मेरी लड़ाई है। उन्होंने कहा कि मैं तो आत्मसम्मान, शांति और गरिमा चाहता हूं। कश्मीरियों को उनका हक दिलाने के लिए मैं उतरा हूं। राशिद इंजीनियर ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया कश्मीर का सपना पूरा नहीं होने दूंगा। दरअसल राशिद इंजीनियर को लेकर उमर अब्दुल्ला आरोप लगाते रहे हैं कि वो भाजपा से मिले हुए हैं। उनकी मदद से भाजपा जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में जीत सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस की टेंशन इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि राशिद इंजीनियर ने 35 से 40 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से राशिद इंजीनियर का असर बढ़ा है, ऐसे में इस्लामिक कट्टरपंथी और अलगाववादी विचार को मानने वालों का एक तबका राशिद इंजीनियर के पाले में जा सकता है। ऐसा हुआ तो फिर समीकरण पूरी तरह से अलग होंगे। भाजपा की जम्मू की 43 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। कश्मीर के 43 सीटों में यदि अच्छा खासा बंटवारा हो गया तो फिर बीजेपी के लिए अच्छी खबर आ सकती है। शेख राशिद का कहना है कि मैं किसी से गठबंधन नहीं करूंगा, सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनकर कश्मीरियों के लिए लड़ूंगा। और मोदी और विपक्ष में कोई अंतर न बताते हुए राशिद इंजीनियर का कहना है कि मोदी जी सामने से वार करते हैं और विपक्ष पीछे से छुरा भोंकता है। उमर अब्दुल्ला से कुपवाड़ा में सवाल पूछा गया, क्या जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार बना सकती है? इस सवाल का जवाब देते हुए उमर ने कहा कि अगर कश्मीर में वोट बटेंगे तो बीजेपी सत्ता पर काबिज हो सकती है। उन्होंने कश्मीर की जनता से अपील की कि वे अपने वोट का समझदारी से इस्तेमाल करें। उमर अब्दुल्ला एक अकेले ऐसे नेता नहीं हैं जिन्हें अब वोट बंटने का खतरा दिखाई दे रहा है। पीडीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को भी ऐसा ही लगता है। वैसे बीजेपी की भी रणनीति ऐसी ही दिखाई देती है। पार्टी ने एक बार फिर जम्मू में तो सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन कश्मीर घाटी में सिर्फ 19 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। तर्क दिया गया कि पार्टी अपने दम पर कश्मीर में ज्यादा सीटें नहीं जीत सकती। ऐसे में निर्दलियों पर भरोसा जताया गया है। मुफ्त की पॉलिटिक्स कर अरविंद केजरीवाल ने पहले दिल्ली की सत्ता हथिया ली, लेकिन अब मुफ्त की रेवड़ी के दिन लद गए। हिमाचल प्रदेश के कंगाल हो जाने के बाद पंजाब सरकार अब सतर्क हो गई है और उसने झटपट मुफ्त की बिजली योजना को बंद कर दिया। इतना ही नहीं, खजाने में माल भरने के लिए उसने पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाकर जनता की जेब पर बोझ भी डाल दिया। अब कुछ ऐसा ही खेल आम आदमी पार्टी करने जा रही है, क्योंकि गर्मी के मौसम में जब बिजली और पानी की सबसे ज्यादा जरूरत लोगों को होती है, ऐन उसी वक्त दिल्ली में बिजली और पानी के लिए हाहाकार मच जाता है। इसका नतीजा आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में देख चुकी है। यही वजह है कि दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पंजाब में बिजली सब्सिडी आपका चुनावी स्टंट था। सत्ता में आने के थोड़े ही दिनों में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बिजली सब्सिडी खत्म कर दी और अब दिल्ली में भी सब्सिडी खत्म करने के लिए मौके की तलाश में है। पंजाब में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर वैट बढ़ोतरी कर वहां के लोगों पर आप सरकार ने अतिरिक्त बोझ लाद दिया है। सचदेवा के अनुसार पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने बिजली सब्सिडी की घोषणा की। मुफ्त बिजली की घोषणा कर सत्ता में आने के बाद अब सब्सिडी खत्म करने की घोषणा कर दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर आप सरकार ने वैट भी बढ़ा दिया, जिससे पंजाब के लोगों पर आर्थिक भार बढ़ा है। पंजाब में बिजली उपभोक्ताओं को 3 रुपए यूनिट सब्सिडी दी जा रही थी और अब सब्सिडी बंद कर दी गई है। इससे 11 लाख लोग वहां प्रभावित हुए हैं। सचदेवा ने कहा कि अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जिस तरह से आपने पंजाब में बिजली सब्सिडी बंद कर दी है, उसी तरह से दिल्ली में सब्सिडी बंद करने की फिराक में है। मौके की तलाश और वाजिब कारण आप ढूंढ रही है।
सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में सब्सिडी सिर्फ नाम की है। झुग्गियों में रहने वाले भी गर्मी के दिनों में बिजली बिल दे रहे हैं और दूसरे लोग भी। ऐसे में बिजली सब्सिडी का फायदा मिल किसको रहा है? इससे पहले पंजाब कैबिनेट की बैठक में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रमशः 61 पैसे और 92 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। इसके साथ ही 7 किलोवाट तक के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी वाली बिजली योजना भी वापस ले ली गई। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ये फैसला लिया गया। कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पर वैट 61 पैसे और डीजल पर 92 पैसे प्रति लीटर बढ़ाया जाएगा। चीमा ने कहा कि ईंधन पर वैट में बढ़ोतरी से डीजल से 395 करोड़ रुपए और पेट्रोल से 150 करोड़ रुपए का राजस्व का अनुमान है। बताया जा रहा है कि पंजाब सरकार ने वित्तीय हालात सुधारने के लिए ये फैसला लिया है। राज्य के खजाने पर दबाव कम करने के लिए सरकार की ये बड़ी रणनीति का हिस्सा है। अगस्त महीने में राज्य सरकार के कर्मचारियों को 4 दिन की देरी से सैलरी और पेंशन मिली थी। इस साल मार्च में पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने अनुमान जताया था कि 2024-25 तक राज्य का कर्ज 3,74,000 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। ये राज्य के कुल जीडीपी 8 लाख करोड़ रुपए से 46% से अधिक है। जब पंजाब की खराब माली हालत के चलते जुलाई में राज्य को 16वें वित्त आयोग से राहत पैकेज की मांग भी करनी पड़ी। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता की दुर्गति कर दी है। गर्मियों में बिजली और पानी के लिए तपती जनता को अब अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिल रही हैं। अस्पताल से मरीज या तो बिना दवा के लौट रहे हैं या फिर वे बाहर मेडिकल की दुकानों से खरीद रहे हैं। ये हाल किसी एक सरकारी अस्पताल का नहीं बल्कि दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पतालों में शुमार लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल और इंदिरा गांधी अस्पताल द्वारका फिलहाल अव्यवस्था की भेंट चढ़े हुए हैं, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। इन तीनों अस्पतालों में बेसिक दवाइयों के स्टॉक तक खत्म हो गए हैं। मरीज डॉक्टर से दवाएं लिखवाने के बाद जब अस्पताल की निःशुल्क फार्मेसी जाते हैं, घंटों लाइन में लगते हैं तो उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। इन अस्पतालों में कैल्शियम आयरन से लेकर एविल और रेंटेक जैसी बेसिक दवाइयां भी मरीजों को नहीं मिल पा रही हैं और मरीज पैसा खर्च कर उन्हें बाहर मेडिकल स्टोर्स से खरीद रहे हैं। हाल ही में दिल्ली के द्वारका स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल का एक पर्चा काफी वायरल हुआ, जिसमें सितंबर 2024 में अस्पताल में स्टॉक में खत्म हो चुकी या बेहद सीमित मात्रा में बची 45 दवाइयों के नाम लिखे हुए हैं। ये बेसिक दवाइयां हैं जो आमतौर पर अस्पताल की इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को आपातकालीन या प्राथमिक इलाज के तौर पर दी जाती हैं। इस पर्चे में रेंटेक, कुत्ते बिल्ली के काटने पर लगाए जाने वाले एंटी रेबीज वैक्सीन, किसी भी प्रकार की एलर्जी में इस्तेमाल होने वाली लाइफ सेविंग ड्रग एविल की गोली, किसी मरीज के शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है या डेंगू आदि की बीमारी में दी जाने वाले सोडा बाइकॉर्ब, ECG रोल, ब्लीडिंग में इस्तेमाल होने वाली इमरजेंसी ड्रग शामिल थीं, जो अस्पताल में अब खत्म हो चुकी हैं। मरीजों ने बताया कि ऐसा कई दिनों से चल रहा है। ये दवाएं न मिलने की वजह से मरीजों को मजबूरी में बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं। ऐसे में सरकारी अस्पताल का क्या ही फायदा है। इस दौरान मरीज सरकार को भी कोसते नजर आए। दिल्ली के LNJP अस्पताल में पहुंचे हीमोफिलीसिया के मरीज ने बताया कि उन्हें हीमोफिलीसिया है। उन्हें रक्त का थक्का बनाने के लिए इंजेक्शन से दवा दी जाती है, लेकिन सुबह से अस्पताल में आने के बाद उन्हें इंजेक्शन नहीं मिल पाया। कहा गया कि इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। ऐसे ही कई अन्य मरीज भी अस्पताल में दवा के लिए भटकते मिले। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल और इंदिरा गांधी अस्पताल द्वारका के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर BL चौधरी ने इन सभी बातों से इनकार किया और कहा कि अस्पतालों में पर्याप्त दवाएं उपलब्ध हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया और कहा कि मदरसे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत और संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR ने यह बताया कि मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा व्यापक नहीं है। ये शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध है। NCPR ने कहा कि मदरसों में जो पढ़ाई होती है उसमें इस्लाम को ही सर्वोच्च बताया जाता है। NCPCR ने यह भी दावा किया कि तालिबान उत्तर प्रदेश के दारुल उलूम देवबंद मदरसा की धार्मिक और राजनीतिक विचारधाराओं से प्रभावित है। अदालत को लिखित रूप से ये दलील दी गई है कि 5 अप्रैल को भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।
आयोग ने अपनी दलील में कहा कि मदरसा उचित शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुपयुक्त जगह है। आयोग ने कहा कि वे न केवल एक असंतोषजनक और अपर्याप्त मॉडल प्रस्तुत करते हैं, बल्कि उनके काम करने का एक मनमाना तरीका भी है, जो पूरी तरह से शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 के तहत निर्धारित पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया के खिलाफ है। आयोग ने कहा कि अल्पसंख्यक दर्जे वाले इन संस्थानों द्वारा बच्चों को शिक्षा का अधिकार का विस्तार करने से इनकार करना न केवल बच्चों को शिक्षा के उनके सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार से वंचित करता है, बल्कि उन्हें कानून के समक्ष समानता के उनके मौलिक अधिकार से भी वंचित करता है। आयोग ने उत्तर प्रदेश अधिनियम को अल्पसंख्यक संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक वंचित करने वाला उपकरण कहा। आयोग ने अपनी दलील में कहा कि वे सभी बच्चे जो अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्रणाली में नहीं है, वे प्राथमिक शिक्षा के अपने मौलिक अधिकार से वंचित हैं। इनमें मध्याह्न भोजन, स्कूल ड्रेस, प्रशिक्षित शिक्षक आदि जैसे अधिकार शामिल हैं। चूंकि मदरसों को आरटीआई अधिनियम 2009 के दायरे से छूट दी गई है, इसलिए मदरसों में पढ़ने वाले सभी बच्चे न केवल स्कूल्स में औपचारिक शिक्षा से वंचित हैं, बल्कि आरटीआई अधिनियम 2009 के तहत दिए जाने वाले सभी लाभों से भी वंचित हैं। आयोग ने कहा कि मदरसा बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध पुस्तकों की सूची देखने और उसे अवलोकन करने के बाद यही पता चलता है कि मदरसा बोर्ड पुस्तकों के माध्यम से इस्लाम की सर्वोच्चता के बारे में पाठ पढ़ा रहा है।